नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 10 का 5वां टॉपिक खनिज और ऊर्जा संसाधन। दोस्तों, इस टॉपिक में हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज और उनके खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के खनिज हैं और उनका कौन कौन से राज्यों में विस्तार है और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम इन सभी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको और जितने भी ग्रुप हैं उनमें तथा फेसबुक और व्हाट्सएप स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमने कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्ययन कर लिया है। बस 2 टॉपिक और बचे हैं, भूगोल का, फिर इतिहास पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, आप ज़रूर पढ़ा करें। आओ शुरू करते हैं। एबन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आता है और वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है, और वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा है। तो उसके पिता ने कहा, बेटा, ये घर नहीं है और ये बसें व गाड़ियाँ हैं और हमारे घरों की तरह ईंटों या पत्थरों से नहीं बनी होती। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये बच्चा है जो बस को घर समझ रहा था क्योंकि उसके अंदर भी 2 सोने की सीटें होती हैं, आगे कैबिन होता है और ये अपने आप नहीं चलती, ये इंजन द्वारा चालित होती है और ये इंजन चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? और धातुएँ कहाँ से आती है? दोस्तों, तो हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें धातु से बनती है, जैसे भगोना हो गया, चूल्हा हो गया, गैस की टंकी हो गई, और यानी ये लोहा, एल्यूमिनियम इनसे बनते हैं। तो पीतल की थाली हो गई। आपने पढ़ा है कि भूपर्पट्टी यानी पृथ्वी की ऊपरी परत को दोस्तों भूपर्पट्टी कहते हैं। विभिन्न खनिजों के योग से बनी और चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों, जो हमारी भूपर्पट्टी होती है, ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की 3 परतें जिसमें भूपर्पट्टी सबसे ऊपरी परत है, वह विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है और इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जा सकती हैं। और खनिज दोस्तों हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। दोस्तों, कारें हो गई, बस, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। दोस्तों, जो हम भोजन खाते हैं उसमें भी 99.7 तो और पदार्थ होते हैं, 0.3% खनिज होते हैं, जैसे लोहा हो गया, नाइट्रोजन है, इस प्रकार चीज़ें होती हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा खनिज व दंत मंजन के लिए एक उज्जवल मुस्कान। दोस्तों, दंत मंजन होता है, हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी खनिज होते हैं। कौन सा खनिज होते हैं दोस्तों, ये देखते हैं। दंत मंजन आपके दांत को साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका हो गई, चूना पत्थर हो गया, लाइमस्टोन और सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। तो ये बन के तो हमारा टूथपेस्ट बनता है इनसे, सिलिका से, चूना पत्थर से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट खनिज। और दोस्तों, जो फ्लोराइड है जो दांतों को गलने से रोकता है और इसके अंदर फ्लोराइड मिला होता है ताकि हम इसे करें तो दांत गले नहीं। और फ्लोराइड नामक खनिज से
प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं। दोस्तों जो वाइटनेस होता है उसके अंदर वो आता है टिटेनियम ऑक्साइड से। फ्लोराइड मिलाते हैं, सिलिका चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट खनिज मिलाते हैं। कितनी चीज़ें मिलती है दोस्तों, बहुत कुछ है इसके अंदर। और दोस्तों क्या है कि सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटाइट नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। ये दोस्तों जो इसके अंदर आता है तो अपने सफ़ेद होता है कलर, दांत को सफ़ेद बनाता है, उसका नाम है जो टिटेनियम ऑक्साइड से बनता है। ये मिलेगा हमको टिटेनियम ऑक्साइड रूटाइल से मिलेगा, इल्मेनाइट से मिलेगा और एनाटाइट नामक खनिज से मिलेगा। कुछ दंतमंजन तो चमक प्रदान करते हैं और चमक दोस्तों होती है कई जो दंतमंजनों में जिससे हमें चमक मिलती है दांतों को, वो वर्क होती हैं दोस्तों। और टूथ ब्रश व पेस्ट में ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। जो उसकी बाहर की जो परत होती है, यानी टूथ ब्रश हो गया या पेस्ट की जो ट्यूब हो गई, वो बनती प्लास्टिक से बनी होती हैं। और अब ये बताइए ये खनिज कहाँ से प्राप्त कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों खनिज तो ज़मीन में ही पाए जाएंगे। ज़रा ध्यान से सोचें कि बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों रोशनी देने वाले बल्ब में जो टंगस्टन का तो उसके अंदर धातु होती है, वो तो टंगस्टन की, और हमारे लो इस्पात एल्यूमिनियम के जो बीच के अंदर वो झिल्ली टाइप होती है वो, और शीशा होता है यानी ग्लास से बनती है, उसका कांच बनता है। तो कई धातु हैं, 4 धातु हैं और भी होंगी। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। बिल्कुल सभी जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं तो उनको खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का लगभग 0.3% भाग ही खनिज है। दोस्तों कितना भाग खनिज है हमारे कुल हम खाना खाते हैं इसका 0.3% भाग खनिज है, तो भी खूब है दोस्तों। फिर भी ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इसके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपभोग करने में असमर्थ होंगे। यानी तो इसके अंदर दोस्तों यदि 0.3% नहीं हो तो दोस्तों ये भी कोई काम के नहीं है, हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं देंगे। ज़रा ध्यान से सोचें और वे बताएं वे भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तत्वों को इकट्ठा करें। ये आप कार्यकलाप कर सकते हैं, करना चाहिए तो। अब दोस्तों खनिज क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज़ माइंस। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर रूप में हीरा है और नरम रूप में चूना पाया जाता है। और खनिज इतने विविध क्यों हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। दोस्तों आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक से बनती हैं। दोस्तों चट्टानें कैसे बनती हैं? जो चट्टानें बनेगी हमारे खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक से चट्टानें बनेगी। बिल्कुल दोस्तों, और केवल एक ही खनिज से बनी होती हैं। जो चट्टानें दोस्तों केवल एक ही खनिज से बनती हैं। लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के खनिजों का योगदान है। दोस्तों जो अधिकतर चट्टान होती हैं वो विभिन्न अनुपात के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। अभी तक दोस्तों 2000 से अधिक खनिजों की पहचान कर चुके हैं। और एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। और इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विभिन्न क्रिस्टल पाए जाते हैं। और भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। अब दोस्तों जो हमारे भूगोलविद और भूवैज्ञानिक किस प्रकार अध्ययन करते हैं खनिजों का वो देखेंगे। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। और भूगोलवेत्ता हैं खनिज संसाधनों के वितरण
वे खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि लेते हैं। और परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। दोस्तों खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं? अब दोस्तों खनिजों के वर्गीकरण देखते हैं। एक डायग्राम बना रखा है, ये देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। ये दोस्तों खनिज है, और खनिज मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। धात्विक खनिज यानी ऐसे खनिज जिसके अंदर धातु पाई जाती है, और अधात्विक ऐसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है। ऊर्जा खनिज जो दोस्तों ऊर्जा बनाने में काम आते हैं, तापीय ऊर्जा बनाने में काम आते हैं वो खनिज। अब दोस्तों जो धात्विक खनिज है वो 2 प्रकार के हैं, लौह खनिज, अलोह खनिज, और इसने एक तीसरा प्रकार बहुमूल्य खनिज दिया है। तो लौह खनिज में जिसमें लोहे का अंश उसे कहेंगे लौह खनिज है। और लौह खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों? लोहा है, अयस्क है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है। आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। लोहा, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट ये लौह अयस्क हैं। और दोस्तों अलोह धातु में कौन से हैं? एक तांबा हो गया, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। ये दोस्तों अलोह खनिज हैं। अलोह खनिज कौन से? तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। तांबे में लोहा का अंश नहीं है, शीशे में भी नहीं है, जस्ते में भी नहीं है, और बॉक्साइट में भी अपने अंश नहीं है दोस्तों इसका लोहे का। और बहुमूल्य खनिज यानी बहुत महंगे खनिज होते हैं, जो सोना हो गया, चांदी, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य खनिज हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज के बारे में, इसके चार्ट देखेंगे। अधात्विक खनिज में जैसे अभ्रक हो गया, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर और संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये दोस्तों अधात्विक के अंदर है, जिसके अंदर धातु नहीं होती है। अधात्विक कौन से हैं? अधात्विक दोस्तों अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूना पत्थर है, संगमरमर, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज में जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। दोस्तों ये 3 चीज़ मिलती हैं ऊर्जा खनिज में। ऊर्जा खनिज में कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा और प्राकृतिक गैस मिलेगा। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मिलेगा। अब दोस्तों खनिजों की उपलब्धता देखते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्य रूप से खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ मिलेंगे? जो अयस्क होती हैं यानी जो धातु कच्चे पदार्थ होते हैं उनमें मिलते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों व तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो दोस्तों अयस्क का मतलब ये होता है कि जहाँ से खनिज मिलते हैं, जिस जो चट्टान से खनिज मिलते हैं वो एक तरह की चट्टान होती है, फिर उस चट्टान के अंदर उसको आप परिशोधित करके उसमें से आप खनिज निकालेंगे। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है, और खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। हमारे लिए मूल्य दोस्तों जो सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें खनिज पाए जाते हैं, और खनिज प्राय निम्न सेल समूह से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि खनिज कौन कौन सी सेल समूह से प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे 3 सेल समूह हैं। पहला है आग्नेय और कायांतिक साथ दे रखा है। इन चट्टानों से खनिज मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें खनिज मिलेंगे दरारों, जोड़ों, ब्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। और छोटे जमाव शिराओं के रूप में, वृद्ध जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो इनका निर्माण होता है इन 2 चट्टानों के अंदर, अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। दोस्तों जब ऊपर जो खनिज होते हैं तो ठंडे होकर जम जाते हैं, यानी जब नीचे रहेंगे ज़मीन में तो ये तरल पदार्थ के रूप में रहेंगे, या
ठोस भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर आएंगे तो जम जाएंगे। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता हो गया, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला है दोस्तों अनेक खनिज हैं। अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों व परतों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। दोस्तों जो कोयला है और कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। तो आपको ध्यान रखना है कोयले का निर्माण किससे होता है, अवसादी चट्टानों से होता है। और अवसादी चट्टानों की दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम हो गया, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। और जो अवसादी चट्टान की दूसरी श्रेणी उसमें जिप्सम मिलेगा, पोटास मिलेगा, नमक व सोडियम मिलेगा। और इनका निर्माण है दोस्तों विशेष रूप से शुष्क प्रदेशों व वाष्पीकरण के फल स्वरूप होता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों इस टॉपिक के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब दोस्तों दो ये चट्टानें हो गई। इनके अलावा खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि है, वो कौन सी है, धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। जब दोस्तों धरातल की चट्टानें अपघटित हो जाती हैं तब भी खनिजों की प्राप्ति होती है। वो किस रूप में होगी, और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। जब दोस्तों जो चट्टानों के घुलनशील तत्व हो गए वो अपरदित हो जाएंगे तो क्या होगा, अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाएगी। और बॉक्साइट मिलता है दोस्तों, वो उसका निर्माण इसी प्रकार होता है। चट्टानों के अपरदन से बॉक्साइट मिलेगा दोस्तों, चट्टानें अपरदित होती रहेगी और ये बॉक्साइट मिलेगा। अगला है दोस्तों पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों जो पहाड़ी होते हैं और पहाड़ी के जो आधार होते हैं उसका बेस है, और घाटी तल में जो रेत होती है और रेत के जो जलोढ़ जमाव होते हैं उसमें भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। और ये निक्षेप होते हैं, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों जो इसका निक्षेप होगा उसको हम प्लेसर निक्षेप के रूप में जानेंगे। और इनसे प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, यानी जल द्वारा उनको घर्षित नहीं किया जा सकता। और इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम यानी जो कीमती धातु हैं इनसे मिलेगी। कैसे मिलेगी एक बार देख लो, वो मिलेगी प्लेसर निक्षेप के रूप में मिलेगी, या फिर आप कैसे कह दो कि जलोढ़ जमाव के रूप में मिलेगी। और ये घर्षित नहीं होती, इनकी ये खासियत है, ये घर्षित नहीं होती है। और नेक्स्ट मिलेगा दोस्तों महासागरीय जल होता है, उसमें भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। दोस्तों महासागरों में खनिज मिलता है लेकिन ये लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला होता है, इसलिए इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। यानी जब हम इनको प्राप्त करें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो आर्थिक रूप से इतना बढ़िया नहीं होता है। फिर भी सामान्य रूप से नमक है, मैग्नीशियम है और ब्रोमाइन है, ये तीन खनिज उदाहरण दे रखे हैं। नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल में ही प्रग्रहित होते हैं। और महासागरीय जो तली होती है वो भी दोस्तों मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है, यानी दोस्तों मैग्नीज मिल जाता है महासागरीय तली के अंदर। अब एक रोचक तत्व देखते हैं, रोचक तथ्य। अब दोस्तों ये बता रहा है कि रैट होल खनन किसे कहते हैं। रैट होल खनन में देखेंगे, यानी दोस्तों जो गहरी ज़मीन के नीचे हम बहुत सारा इस तरह यानी कुआं खोद के या बोरवेल खोद के जो खनन करते हैं वो रैट होल खनन होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण
सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु नॉर्थ ईस्ट जो भारत है उसके अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों जैसे खनिजों को स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त है। मेघालय में दोस्तों खूब सारे खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। और यहाँ जोवाई व चेरापूंजी में कोयला का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। ये जोवाई है और चेरापूंजी है, यहाँ कोयले का खनन करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, रैट होल खनन कहते हैं। यानी जब लंबी और संकीर्ण सुरंग में जो खनिजों का खनन करते हैं, समुदाय करते हैं निजी रूप से, उससे कहते हैं रैट होल खनन। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यानी एनजीटी ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित कर दिया कि भाई कि गलत है, ये जो गवर्नमेंट खनन करती है वो ऐसी है, और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। तो कहाँ होता है ये होता है अपने मेघालय के अंदर जोवाई व चेरापूंजी में। और कोयला, लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट का खनन किया जाता है और समुदाय के द्वारा किया जाता है गहरी सुरंग के रूप से। ये क्या कह रहे हैं, ज़रा ध्यान से सोचें, मैं बताइए कि ये खुली खदान होती है यानी जो ओपन पिट माइन होती है, उत्खनन व सेप्ट युक्त भूमि खदान में क्या अंतर है। दोस्तों जो खुली खदान होती है बिल्कुल खुली होती है, तो उसका खनन तो हम इसको खोद करेंगे। और जो सेप्ट युक्त भूमिगत खदान है तो दोस्तों उसमें क्या गहरी सुरंगें बनाई जाती है मशीनों से, एक होल हो गया और उसके अंदर खदान बनाई जाएगी, उसको यूँ खोदी। इसमें काफ़ी फ़र्क है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यदि भी इनका दोस्तों वितरण है असमान है, यानी खनिज हमारे देश में असमान रूप से वितरित है। और मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय चट्टानों में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, धात्विक खनिज मिलेगा, अभ्रक मिलेगा और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। और प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप मिलता है। खनिज तेल निक्षेप कहाँ से मिलेगा दोस्तों, यह अपना पश्चिमी और पूर्वी किनारे हैं गुजरात की और असम की तलछटी और मुंबई हाई, इसके अलावा राजस्थान में भी मिलने लगा है अपना ये तेल है। और दोस्तों जो प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में भी अनेक अहलों खनिज पाए जाते हैं और उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिजों के लगभग विहीन है। और दोस्तों जो नॉर्थ मैदान है वहाँ आर्थिक महत्व खनिज न के बराबर पाए जाते हैं और वे विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्गत भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। यानी जो नए मैदान है दोस्तों, इस वजह से खनिज नहीं बने हैं। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करते हैं। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता और किसी संचय यानी रिजर्व को आर्थिक जीविता यानी वायबिलिटी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है और ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप और दोस्तों उससे क्या होता है दोस्तों कुछ और दोस्तों ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये सारी चीज़ें हो, यानी खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता, बाजार की निकटता, किसी संचय की आर्थिक जीवितता, तो इससे क्या होगा, जो दोस्तों खनिज होगा वो निक्षेप अथवा भंडार में परिवर्तित हो जाएगा। अब दोस्तों हम लौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे खनिज जिसमें लौह धातुएं पाई जाती हैं उसे तो कहेंगे हम लौह खनिज। तो दोस्तों देखते हैं लौह खनिज कौन से हैं। दोस्तों आप चालू रखना, एक मिनट प्लीज़ कैरी ऑन।
अब दोस्तों हम पढ़ेंगे लौह खनिज के बारे में। और लौह खनिज दोस्तों धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। यानी लौह खनिज दोस्तों जितने भी धात्विक खनिज है उसका 3/4 यानी 75% है। और ये धातु शोधन उद्योगों के विकास की मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। यानी भारत के अंदर जब इसकी पूर्ति हो जाती है तो बड़ी मात्रा में भारत क्या करता है, उसका निर्यात करता है। और लौह एस्क यानी दोस्तों जो आयरन और है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या बला है लौह एस्क। एक मिनट दोस्तों। लौह एस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक। अब दोस्तों देख लेते हैं कि लौह एस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से राज्य में। सबसे ज़्यादा दोस्तों उड़ीसा के अंदर लौह एस्क मिलेगा। कितना है, उड़ीसा के अंदर हमारा 52% लौह एस्क मिलता है। संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब आधे से ज़्यादा मिलता है संपूर्ण भारत का उड़ीसा के अंदर लौह। उसके बाद मिलेगा छत्तीसगढ़ में 16%। फिर है दोस्तों कर्नाटक में 14%। तीसरा स्थान कर्नाटक का है। चौथा है झारखंड का, यहाँ 11% मिलेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ये दोस्तों जो है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है, 2016-17 की रिपोर्ट है। अब आप देखते हैं अपना जो, क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुद्र होता है दोस्तों। अपना कुद्रे मुख चट्टाने हैं कर्नाटक में। इसमें कुद्रे का अर्थ होता है घोड़ा, यानी जो घोड़े के मुंह की चट्टाने हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसे कहते हैं कुद्रे मुख। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। ये दोस्तों कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट है वहाँ सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कुद्रे मुख। और वो घोड़े की मुंह होता है, घोड़े की नाड़ होती है, वैसा उसका आकार है, इसलिए कहते हैं दोस्तों। और बेला डीला की पहाड़ियाँ, जो बैल का डील होता है, शरीर होता है, तो ऊपर वाला हम्प से मिलती जुलती है, यानी जो थुई होती है बैल की, उससे मिलती जुलती है दोस्तों ये बेला डेला की पहाड़ियाँ। ये भी कर्नाटक में है, इसके नाम से इसका नाम पड़ा है। अब ये दोस्तों ये लौह एस्क खदान का चित्र दे रखा है इन्होंने। इस प्रकार ये लौह एस्क खदान होती है, ये परतों में खोदा 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 है, बहुत गहरी खुदाई होती है दोस्तों इनकी। अब दोस्तों लौह एस्क है जो विकास की रीढ़ है, और भारत में लौह एस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है, और भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह एस्क में धनी है। भारत में दोस्तों जो उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह एस्क पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैग्नेसाइट है तो सर्वोच्च प्रकार का लौह एस्क है दोस्तों। लौह एस्क 4 प्रकार के हैं, सॉरी मैग्नेटाइट है, मैग्नेसाइट नहीं है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये 4 प्रकार के लौह एस्क होते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट है सर्वोत्तम प्रकार का लौह एस्क है, और इसमें दोस्तों 70% लोहांश पाया जाता है। तो दोस्तों जो जितने भी प्रकार हैं कोयल या बने लोहे के, 4 प्रकार लोहे के और 4 प्रकार कोयले के हैं, ये लोहांश के आधार पर है, और 70% लोहांश है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं दोस्तों। सबसे अधिक चुंबकीय गुण किसमें मिलेंगे, मैग्नेटाइट में, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। विद्युत उद्योग में दोस्तों मैग्नेटाइट का प्रयोग करते हैं। और हेमेटाइट है सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह एस्क है, ये हेमेटाइट है महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह एस्क है, और जिसका अधिकतर मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती, यानी 50 से 60% तक होगी। और भारत में लौह एस्क की पेटियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं हम। पहली है दोस्तों उड़ीसा और झारखंड पेटी, यानी उड़ीसा झारखंड में लोहा मिलेगा बहुत मात्रा में। 52% लोहा उड़ीसा के अंदर है, ये हमने पढ़ा था। 52% बहुत बड़ा क्षेत्र है दोस्तों। फिर दूसरा नंबर किसका था देखते हैं एक बार फिर से। झारखंड का 11%, यानी 52 और 11 लगभग 63% हो गया। छत्तीसगढ़ कर्नाटक में 16-14 है।
अब दोस्तों जो उड़ीसा और उच्च भूमि है, उड़ीसा की उच्च भूमि, यहाँ मिलेगा हेमेटाइट किस्म का लौह एस्क मिलेगा, वो मिलेगा मयूरभंज से। और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट है, केंदुझर कई जगह क्योंझर लिखा आता है, यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ज़िलों से लौह एस्क मिलता है। वे उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट से लौह एस्क मिलेगा। और बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दोस्तों बादाम पहाड़ खदानें हैं उड़ीसा के अंदर, यहाँ से ये लोहा मिलेगा। और इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूमि ज़िले में, इनके नज़दीक ये झारखंड की जो सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दोस्तों गुआ और नोवा मुंडी से हेमेटाइट एस्क का खनन होता है। तो दोस्तों ये खाने का नाम ध्यान रखना है, ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का है। और यहाँ की गुआ और नोवा मुंडी से हेमेटाइट एस्क का खनन मिलेगा। यानी दोस्तों भारत में जो लोहा मिलता है सबसे अधिक हेमेटाइट एस्क का मिलता है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला दोस्तों दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर के नीचे है। जो दुर्ग है दोस्तों छत्तीसगढ़ है, दुर्ग और बस्तर है छत्तीसगढ़ में, ये पेटी है। और ये पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का जो टच वाला क्षेत्र है वहाँ दोस्तों मिलेगा दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। और छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बेलाडीला जो पहाड़ी है, यहाँ अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट मिलेगा। यानी दोस्तों अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। और जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमा मिलते हैं। बेलाडीला छत्तीसगढ़, यहाँ हेमेटाइट लोहे के 14 जमा मिलते हैं। और इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। और इन खदानों का लौह एस्क होता है दोस्तों विशाखापट्टनम पतन से जापान जाता है और साउथ कोरिया को निर्यात किया जाता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगली पट्टी है दोस्तों बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी। ये कर्नाटक की है, चिकमंगलूर, तुमकुर। चिकमंगलूर दोस्तों कर्नाटक में आपने नाम सुना होगा, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक बार चुनाव लड़ा था चिकमंगलूर से, तो यहाँ से ये जीत भी गई थी चिकमंगलूर से। तो एक वो नारा दिया था कांग्रेस वालों ने, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। जब आपातकाल लगा था उसके बाद की बात, 1980 में चुनाव जीता था यहाँ से। कर्नाटक की इस पेटी में लौह एस्क की वृद्ध राशि संचित है। यहाँ दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में लौह एस्क मिलता है। और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात करती हैं। ये दोस्तों जो कुद्रेमुख पहाड़ी है यहाँ से लोहा मिलता है, पूरा निर्यात होता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। और लौह एस्क दोस्तों जो कर्दम रूप से यानी सलरी रूप से पतला बना के और पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भेज दिया जाता है। तो इन कारणों से फिर आप मंगलूर भेज देंगे और मंगलूर में जो अपना बंदरगाह है उससे विदेश में निर्यात कर दिया जाता है। अगली पेटी है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा पेटी। यहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में लोहा मिलता है। और ये पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी में स्थित है। गोवा के अंदर, गोवा छोटा सा राज्य है उसके अंदर, और महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये दोस्तों मिलेगा लोहा एस्क। और यद्यपि यहाँ के लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, उत्तम प्रकार लोहा नहीं मिलता, फिर भी इनकी दक्षता से दोहन किया जाता है। और मरमा गाँव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मरमा गाँव पतन है, उससे इसको बाहर भेज देंगे विदेश में। और मैग्नीज है दोस्तों, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है मैग्नीज का प्रयोग कहाँ होता है, इस्पात के विनिर्माण में काम आएगा। और 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है।
कि जब हम 1 टन इस्पात बढ़ाएंगे तो 10 किलो उसके अंदर मैग्नीज भी मिलाएंगे, यानी बहुत कम मैग्नीज की मात्रा पड़ती है। और इसका उपयोग इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। दोस्तों जो पेंट होता है, कलर करते हैं हम दरवाज़ों पर, अपने घरों पर, ये मैग्नीज से बढ़ता है। कीटनाशक दवाएं बढ़ती है मैग्नीज से। और ब्लीचिंग पाउडर होता है जो पानी को साफ़ करने के लिए डालते हैं, वो भी मैग्नीज से बढ़ता है। और 10 क्विंटल जो इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज पड़ेगा। अब ये दोस्तों मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश किस प्रकार है, इसने बताया है। 2016-17 की रिपोर्ट है ये, खनन मंत्रालय की। सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है दोस्तों, जो 27% है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ मिलेगा, 27% है और मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरा नंबर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अपने को मैग्नीज मिलेगा 25%। फिर मिलेगा उड़ीसा में 25 तीसरे नंबर पे, और कर्नाटका में 11% और आंध्र प्रदेश में 10%। दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य हैं, उसमें कई हैं। तो दोस्तों एक आप देख रहे हैं जितने भी खनिज हैं, ये सारे खनिज मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, जो ये अपना छोटा नागपुर पठार हो गया है, साउथ के अंदर प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत धनी है इसके अंदर, खनिजों के अंदर। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण भारत के मानचित्र में किस प्रकार है। ये दोस्तों इसने चित्र के अंदर दिया है कि लोएस के लिए तो इस प्रकार का ये दे रखा है ये। और लोएस खानों का दोस्तों इसने एक त्रिभुज बनाया है। और लोएस निर्यातक पतन ये इस प्रकार है। मैग्नीज इस प्रकार दिया है, बॉक्साइट ये अब्रक। तो दोस्तों ये क्षेत्र है, ये देखो महाराष्ट्र के ऊपर और नीचे कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, ये जो रत्नागिरी और गोवा वाली पट्टी है, यहाँ से ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ से क्या है कि लोएस की खनन क्षेत्र है दोस्तों। और ये मारमा गोवा बंदरगाह है, यहाँ से इसको निर्यात करेंगे लोएस को, और गोवा बंदरगाह से भी निर्यात होता है। इसके अलावा देखो ये एक और खनन क्षेत्र है कर्नाटक वाला, जिसके अंदर चित्रदुर्ग है। चित्रदुर्ग में क्या है, लोएस खाने हैं। और वल्लारी है, लोएस खाने हैं। तुमकुर में भी लोएस खाने, चिकमंगलुर में है। और कुद्रेमुख, ये दोस्तों लोएस खाने हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो दोस्तों शिवमोगा है, शिवमोगा में क्या है, मैग्नीज मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मंगलूर बंदरगाह से ये सारी चीज़ें निर्यात होती हैं। और अब देखते हैं अपन नेल्लोर में क्या अबरक मिलेगा, इस स्टार है अबरक का। और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात होता है जितने भी खाने हैं। और कोरापुट दोस्तों, कोरापुट भी पढ़ाए हैं। कोरापुट में क्या है, कोरापुट से दोस्तों बॉक्साइट मिलेगा, इस प्रकार देखो बॉक्साइट की ये है। अब ये दोस्तों नीचे एक क्षेत्र है, ये कोयला क्षेत्र है। ये अपना जो महाराष्ट्र का कुछ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस क्षेत्र का चंद्रपुर है। चंद्रपुर में लोएस मिलेगा। चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर है, देखो नागपुर के नीचे है महाराष्ट्र में। और बेलाडीला से भी जो छत्तीसगढ़ के हैं, ये पट्टी छत्तीसगढ़ की है। और बेलाडीला में क्या मिलेगा, लोएस के मिलेगा। नागपुर है दोस्तों, देखो ये नागपुर और भंडारा, और यहाँ से हमारे को मैग्नीज मिलेगा। ये मकालू है, मकालू से दोस्तों हमें बॉक्साइट मिलेगा। बिलासपुर, दुर्ग, ये दोस्तों बहुत ही धनी है इसके अंदर खनिजों की दृष्टि से। अगले देखते हैं हम, ये कटनी दोस्तों, कटनी में क्या मिलेगा, कटनी में बॉक्साइट मिलेगा। कटनी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक में भी बॉक्साइट मिलेगा मध्य प्रदेश में। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ भी बॉक्साइट है। और दोस्तों बॉक्साइट कैसे मिलता है, चट्टानों का अपरदन होता है, उससे बॉक्साइट मिलता है अपने को।
बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। और ये दोस्तों सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ से क्या मिलेगा? मैग्नीज। ये उड़ीसा में है सुंदरगढ़, देखो उड़ीसा है। अगला दोस्तों ये जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में उड़ीसा के अंदर केंदुझर से दोस्तों ये खान मिलेगी अपने को, लोहे की मिलेगी और मैग्नीज की मिलेगी। एक गोवा है, गोवा के अंदर लोहे की खाने हैं। सुंदरगढ़ के अंदर अपने मैग्नीज की हैं। मयूरभंज लोहा मिलेगा। और पारादीप है उड़ीसा के अंदर बंदरगाह, यहाँ से ये सारी चीज़ें निर्यात कर देंगे। और दोस्तों ये गया है, बिहार के अंदर है। हजारीबाग है अपना झारखंड में है। और यहाँ से क्या मिलेगा? अब्रक मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब्रक और कहाँ से मिलेगा? गया, हजारीबाग के अलावा अजमेर और ब्यावर है दोस्तों, यहाँ से भी अब्रक मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये वितरण दिया है इन्होंने, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं इनमें से। अब दोस्तों देखते हैं, भारत में उड़ीसा है दोस्तों मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज मिलता है। और वर्ष 2000 और 2001 के अंदर देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहीं से प्राप्त हुआ, यानी जितना भी उत्पादन हुआ उसका 1/3 भाग उड़ीसा से हुआ है। तो दोस्तों उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। ज़रा ध्यान से सोचें, मैं बताइए, भारत में लौह, मैग्नीज, कोयला और लौह इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्र को अध्यारोपित करें और क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? तो दोस्तों हमने अभी देखा है, तो हमने ये पाया कि जहाँ ये खनिज लगभग आसपास ही पाए जाते हैं भाई, लौह, मैग्नीज, कोयला, जो लौह इस्पात के अंदर जहाँ मिलेगा, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन्हीं जगह ये मिलते हैं, ये संबंध इनका। अब दोस्तों हम अलोह खनिज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती है। वो खनिज कौन से हैं? लौह खनिज हमने पढ़ लिए। लौह खनिज के अंदर कौन कौन से थे? लौह खनिज के अंदर लौह था, मैग्नीज था, मेन रूप से 2 थे। कोबाल्ट हमने पढ़ा नहीं है। और भारत में अलोह खनिजों को संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। दोस्तों अलोह खनिज के अंदर क्या आएगा? जिसके अंदर लोहा नहीं है। लोहा किस में नहीं है? तांबे में लोहा नहीं है, बॉक्साइट में नहीं है। जो सीसा और सोना ये अलोह धातु हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तांबा भी दोस्तों अलोह धातु है, आपको ध्यान होना चाहिए। और बॉक्साइट भी अलोह धातु है। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में इसका ये दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से उद्योग हैं? धातु उद्योग, शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में ये अपने अलोह खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझते हैं कि तांबा और बॉक्साइट का वितरण किस प्रकार है, ये देखेंगे हम अलोह खनिज के अंदर, मतलब डीपली। बाकी तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं इसके। अब देखते हैं तांबा। भारत में दोस्तों जो तांबे के भंडार हैं वे उत्पादन है क्रमिक रूप से न्यून है, यानी कम पाए जाते हैं। और घातवर्धीय यानी मैलिएबल है, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में किया जाता है। ये तांबे के प्रयोग है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट खदान है, यहाँ देश का लगभग 52% तांबा मिलेगा, यानी देश का आधे से अधिक तांबा तो मिलेगा मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से। और जो झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। तो आपको ध्यान रखना है, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में तांबा मिलता है दोस्तों। झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हमने पूर्व पढ़ा था, अपना लोहा भी मिलता है अच्छी खासी मात्रा में। और राजस्थान की जो खेतड़ी खदान है दोस्तों, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। खेतड़ी में भी तांबा मिलता है, अब तो थोड़ा कम हो गया, बाकी यहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में तांबा मिलता है। ये दोस्तों मलज खंड है मध्य प्रदेश में, यहाँ तांबा की खदान है। देखो ये बाहर से ये अब अधिकारी लोग देख रहे हैं, ऊपर से देखो ऐसे देख रहे हैं, नीचे देखो ये गाड़ी का तांबा ऐसे भर रहे हैं, इस प्रकार होता है ये। अब ऊपर देखते हैं हम, बॉक्साइट है दोस्तों।
यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक जो एल्यूमिना है, यानी दोस्तों एल्यूमिनियम मिलेगा, यानी बहुत सारी अयस्कों मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम मिलेगा बॉक्साइट से, और वैसे तो और भी अयस्कों मिलता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से होती है। तो दोस्तों इस सवाल हमने पढ़ा था, ये बॉक्साइट निक्षेप की रचना कैसे होगी? एल्यूमिनियम सिलिकेट से संबंध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से। जब चट्टानें टूटेगी तो एल्यूमिनियम मिलेगा। आप ऐसे सोचोगे हमारे गांव में चट्टान टूटती है तो क्यों नहीं मिलता बॉक्साइट? दोस्तों वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ इसके भंडार है, वहीं मिलेगा चट्टान टूटने से। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्की है और सुचालक भी है। दोस्तों हल्की भी होती है और लोहे जैसी शक्ति होती, महत्वपूर्ण होती है, और इसमें अत्यधिक घात वर्धिता भी पाई जाती है। यानी इसको फैला सकते हैं। घात वर्धिता से मतलब है जब इसको पीटेंगे तो, यानी जब लोहार है इसको पीटता है तो लोहा तो मतलब इसकी क्या बोलते हैं, चद्दर बनने में टाइम लगता है और ये फटाफट बन जाती है। घात वर्धिता है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मैलिएबल। भारत में बॉक्साइट निक्षेप मुख्य रूप से अमरकंटक पठार का मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलेगा। और मैकाल पहाड़ियाँ बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। अब देखते हैं जो बॉक्साइट, सॉरी दोस्तों मैंने गलत पॉइंट बता दिया आपको। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलेगा। मैंगनीज भी उड़ीसा में और बॉक्साइट भी उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट बहुत कम मात्रा में है। दूसरा नंबर दोस्तों गुजरात का है। गुजरात में बॉक्साइट मिलता है 24%, फिर झारखंड में 9%, 8% छत्तीसगढ़ में और 8% महाराष्ट्र में। ओडिशा में 49 सबसे अधिक मिलता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक पठार तो मध्य प्रदेश में आता है, कम बताया इसने। ये दोस्तों बॉक्साइट की खदान होती है इस प्रकार। देखो जेसीबी में से खोद रहे, ये देखो इस प्रकार खदानें होती हैं। ये ओडिशा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलेगा हमें ओडिशा से। 2016-17 की है, अभी भी ओडिशा टॉप पर है। और यहाँ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों ओडिशा का। इसका ये पंचपतमाली कोई यहाँ का कस्बा है। पंचपतमाली निक्षेप राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो आपको दोस्तों ओडिशा के अंदर ऐसे पता भी होना चाहिए, केवल ओडिशा नहीं, ओडिशा लंबा चौड़ा है। तो ओडिशा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचपतमाली निक्षेप है, राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। ज़रा ध्यान से सोचें और भारत के भौतिक मानचित्र में बॉक्साइट की खानें चिन्हित करें। दोस्तों हमने ऊपर देखा था जो लोहा मैग्नीज उनके साथ में बॉक्साइट भी पड़ा था। एक रोचक तथ्य देखते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय, जो दोस्तों नेपोलियन तृतीय था, नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं, जो नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था और अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन करता। ये क्या करता, अपने खास मेहमानों को तो एल्यूमिनियम से बने बर्तन में भोजन कराता, और आम मेहमान होते हैं जैसे नॉर्मल आदमी हम आप जैसे, उनसे ये करता कि सोने चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाता। देखिए दोस्तों, आम लोगों को तो सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराएगा और ख़ास लोगों को एल्यूमिनियम में। यानी बहुत महत्वपूर्ण धातु थी, उसमें नई नई खोज हुई थी। और इस घटना के 30 वर्ष बाद जो ये पेरिस का था, फ्रांस का सम्राट था, पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात हो गई। जब ये खोज हुई तो इतना महत्वपूर्ण था और 30 साल बाद में इसका महत्व घट गया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज के बारे में, जिसके अंदर धातु नहीं पाया जाता। उसके अंदर देखते हैं अभ्रक एक ऐसा खनिज है
जो प्लेटों अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है, यानी इसके अंदर परतें पाई जाती है, प्लेट या पत्तन क्रम में पाया जाएगा। और इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है, चादरों के अंदर ये टूट जाता है, स्प्लिट रूप में पाया जाता है। और ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती, इतनी महीन परतें होती दोस्तों। अभ्रक पारदर्शी होता है, काला, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। और इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, यानी इसकी खासियत दोस्तों ये है, यानी जो ये विद्युत का कुचालक होता है, पराविद्युत शक्ति होती है। ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है, ऊर्जा ज़्यादा खाता नहीं है। और विंस वाहन के गुण होते हैं, और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता का गुण भी होता है दोस्तों इसके अंदर। अभ्रक विद्युत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप कहाँ मिलेंगे? अभ्रक के निक्षेप मिलेंगे छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग किनारों में दोस्तों। जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार है वहाँ मिलेगा। और बिहार झारखंड की कोडरमा खाने, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो गया बिहार के अंदर हो गया, कोडरमा और हजारीबाग झारखंड में है। और राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है, और राजस्थान के अजमेर में भी अभ्रक अच्छी मात्रा में मिलता है। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों नेल्लोर है। अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है, तो नेल्लोर में भी अभ्रक मिलेगा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, राजस्थान में अजमेर में। और बिहार झारखंड में कहाँ मिलेगा? कोडरमा, गया और हजारीबाग में। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे चट्टानी खनिज के बारे में, जो चट्टानों से खनिज मिलता है, जिसके अंदर चूना पत्थर है यानी लाइमस्टोन है। चूना पत्थर है कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। अब दोस्तों चूना कैसे मिलेगा? चूना हमें चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों से मिलेगा चूना। और ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चूना हमें अवसादी चट्टानों से मिलेगा। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। सीमेंट उद्योग में चूना बहुत ज़रूरी है। ये चूने को मिक्स करके, चूना, सिलिका इत्यादि को मिक्स करके ही सीमेंट बनता है, और लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि ज़रा ध्यान से सोचें और बताएं कि मानचित्र का अध्ययन करें, तो तब बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है, या जो खनिजों का भंडार होने का मुख्य वजह ये है क्योंकि छोटा नागपुर पठार है दोस्तों, बहुत पुराने टाइम का है, अपना गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ये दोस्तों जो ये चट्टान है छोटा नागपुर वाली, ये लगभग 200 लाख वर्ष पुरानी है। कितनी है? 200 लाख वर्ष पुरानी है। तो इस वजह से यहाँ बहुत सारे जो वन्य क्षेत्र है, ये वन्य पौधे, जीव जंतु दब के फिर खनिज बन गए। अब ये देर का कि चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलेगा, 2016-17 में इसने बताया है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 21% चूना है। चूना राजस्थान में बहुत है दोस्तों। लाइमस्टोन ये तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान के अंदर लाइमस्टोन खाने खूब है दोस्तों। हमारे ये नागौर के अंदर, जोधपुर के अंदर लाइमस्टोन खाने बहुत हैं, बावंडा, बिसलपुर यहाँ इस साइड में। फिर मध्य प्रदेश में दोस्तों 11% है चूना। आंध्रा के अंदर जो नेल्लोर पट्टी है 11%, छत्तीसगढ़ 10, कर्नाटक 10, गुजरात 8, तमिलनाडु 8, तेलंगाना 8 और अन्य राज्य 13%। तो आपको ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलेगा लाइमस्टोन, राजस्थान में 21%। और खनन को घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। यानी कई बार ये खतरा हो जाता है दोस्तों, उसको हम खनन करते हैं, उससे करके श्रमिक मर भी जाते हैं।
तो ये आप पढ़ते आए हैं, काफ़ी नुकसान होता फिर दोस्तों इससे। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए, सुधार करना चाहिए काफ़ी। खनन के जोखिम और खतरे क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं पहले। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? प्रभाव तो प्रतिकूल ही पड़ेगा। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं से सांस लेते समय फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों लगातार जो काम करते हैं श्रमिक यहाँ, तो यहाँ लगातार धूल के कण होते हैं खदानों में, तो वो हानिकारक धुआं मिलेगा, उससे उनके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और गंभीर बीमारियों का सामना करते हैं और बेचारे असामयिक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। और खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, यानी जब पानी भर जाता है ऊपर से वर्षा आती है उसमें, कोयले की खदानों में आग भी लग जाती कई बार, आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। और खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होती है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है, यानी जो नदियां हैं वो प्रदूषित भी हो जाती हैं। ये दोस्तों इस प्रकार देखो, खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण, जब ट्रक जा रहा है ये कोयला लेके, कितना धूल उठ रहा है। ये दोस्तों अंग्रेजी का अखबार है, इसमें देखा जरिया टू बी शिफ्टेड, ये जरिया है जो झारखंड के अंदर, ये आपदा ही है। और ये देखो ये रेस्क्यू कर रहा है, ये कर्मचारी, ये भीड़ देख रही है, ये क्या कर रहा है? ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, यानी 50% से अधिक जो कोयला क्षेत्र है असुरक्षित है। कोल यूनिट फाइंड RS 300 करोड़ इन डैमेज, जो कोयले की यूनिट, यानी जो कोयला खनन करता है जो भी यूनिट, उसको 300 करोड़ रुपये का जो फाइन लगाया है न्यायालय ने। सेफ्टी स्टैंडर्ड वर नॉट इन प्लेस, ये जहाँ आपदा हुई या जो खदान गिर गई थी दोस्तों नीचे, वहाँ क्या मतलब सुरक्षा उपकरणों का पालन नहीं किया गया था। अब दोस्तों हम देखते हैं खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि खनिजों का संरक्षण भी ज़रूरी होता है, आप तो जानते हैं दोस्तों। एक मिनट चालू रखना दोस्तों। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेषित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है दोस्तों, खनन योग्य निक्षेप है उसकी कुल राशि असार्थक अंश है। असार्थक अंश अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1% है। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांधन में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान में उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है और इसीलिए खनिज संसाधन सीमित हैं और अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इतना खनन कर रहे हैं तो दोस्तों ख़त्म हो जाएगा ये। इससे ज़रूरी है कि इसका सीमित उपयोग किया जाए। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है और क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, यानी ज़्यादा खनन करेंगे गहराई में तो गुणवत्ता घट जाएगी खनिजों की। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए तालमेल युक्त प्रयास करना चाहिए और निम्न कोटि के अयस्कों का क्रम लागतों का प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना चाहिए। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिजों के संरक्षण के उपाय हैं।
ज़रा ध्यान से सोचें, बताइए। उन पदार्थों की सूची बनाइए जहाँ खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। यानी ऐसे कौन से खनिज हैं उसकी जगह उनके प्रतिस्थापन का प्रयोग हो रहा है। जैसे अब दोस्तों कोयला, और ये तो हमारा कोयला, पेट्रोलियम, डीजल है, तो इससे विद्युत बनती है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, जो जल विद्युत उत्पादित करते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो ये प्रतिस्थापन हो गए। प्रतिस्थापन क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐसे उद्योग जिससे मतलब ये हमारे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि जो हमारी समाप्त होने वाले खनिज हैं उनका प्रयोग नहीं करके उनकी जगह नवीकरणीय चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उनके बारे में दोस्तों कह रहा है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं जिससे ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों, ऊर्जा का उत्पादन कैसे होगा, ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन कैसे करेंगे, हम कोयले से करेंगे, पेट्रोल से करेंगे, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से करेंगे। और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत करेंगे। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत है, जिसमें जल विद्युत और ताप विद्युत हैं, दोनों सम्मिलित है दोस्तों। यानी परंपरा से उपयोग कर रहे हैं हम, सम्मिलित हैं। और गैर परंपरागत साधनों में क्या आएगा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले, जो उपले होते हैं दोस्तों, ये जो हमारे जानवर होते हैं, जो मल मूत्र त्यागते हैं, उनसे बनाते हैं उपले, बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। और एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होते हैं। यानी लकड़ी और उपले से 70% से अधिक गाँवों में इसका प्रयोग होता है और इन दो साधनों से प्राप्त होता है। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है और इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिससे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कोयले के बारे में। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाता है। ये जीवाश्म ईंधन है। देखो जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म आप यदि आपने हिंदी में पढ़ा है, संधि पढ़ी है दोस्तों, और जीव धन अस्म, अस्म किसे कहेंगे, पत्थर को कहते हैं, और जीव तो जीव होता है। यानी कोयला एक तरह की पत्थर तो है, चट्टान तो है, यानी ऐसी चट्टानें जहाँ से जीव मिलते हैं, साथ के अंदर जीवाश्म है। और ये कोयला औषधि चट्टान मिलेगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है कोयला। और कोयला का उपयोग दोस्तों ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है। दोस्तों जितनी भी भारत की वाणिज्यिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी भारत कोयले पर निर्भर है। क्या करें दोस्तों, इतनी ज़रूरत पड़ती है कोयले की। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। अगर दोस्तों दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। जब दोस्तों दलदल होते हैं, दलदल से जो क्षय उत्पन्न होगा उससे तो होगा पीट कोयला उत्पन्न होगा।
यानी सबसे निम्न क्वालिटी का होता है 4 कोयलों में से, और जिसमें कम कार्बन होती है, नमी की उच्च मात्रा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि दलदल से बना है, नमी तो होगी उसके अंदर, वह निम्न ताप क्षमता होती है। और लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है, दूसरे नंबर पे लिग्नाइट मिलेगा निम्न कोटि के हिसाब से, और ये मुलायम होने के साथ अधिक। ये दोस्तों कोयला खदान का आंतरिक दृश्य है। इस प्रकार देखो कोयले की खदान होती है, ये मशीन लगी हुई है, कोयला खदान कर रही है, सर में खड़ा है, कोयले का खनन कर रही है। और लिग्नाइट क्या होता है, मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। दोस्तों कोयला होता है मुलायम तो है ही, नमी युक्त भी है। अब ये बता रहा है कि कोयला खदान का बाह्य दृश्य, बाहर से ऐसे कोयला दिखता है, देखो बाहर तो ज़मीन वैसी है, नीचे देखो काली काली सी है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार का है तमिलनाडु के नेवेली से मिलते हैं, तमिलनाडु में नेवेली है, वहाँ से आपको लिग्नाइट के भंडार मिलेंगे। और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसको हम विद्युत उद्योग में भी प्रयुक्त करेंगे। अगला है दोस्तों, गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिन्स कोयला कहा जाता है। बिटुमिन्स कोयला होता है गहराई में दबा होता है और अधिक तापमान से प्रभावित होता है, यानी ये अच्छी उच्च कोटि का कोयला है बिटुमिन्स। दूसरे नंबर पे वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। और धातु शोधन में उच्च कोटि के बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है। सबसे टॉप का बिटुमिन्स है, सेकेंड नंबर का बिटुमिन्स है, और जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयुक्त तो बिटुमिन्स करेंगे। एंथ्रेसाइट दोस्तों सर्वोच्च गुण वाला कठोर कोयला है, तो दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट है, लेकिन इसका प्रयोग कम करते हैं क्योंकि कम मात्रा में मिलता है भारत में। दूसरे नंबर पर बिटुमिन्स है, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा नंबर पर लिग्नाइट है और चौथा नंबर पर पीट है। भारत में कोयला दोस्तों 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों की सेल क्रम में पाया जाता है। एक तो है गोंडवाना सेल और दूसरी टर्शीरी है। गोंडवाना जिसकी आयु है दोस्तों 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक समय है, यहाँ से कोयला मिलेगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, जिनकी आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक है। और दूसरी 200 टर्शीरी निक्षेप, और टर्शीरी निक्षेप है 55 लाख वर्ष पुराने हैं। 202 प्रकार के कोयले हैं अपने। और गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन कहाँ हैं, दामोदर घाटी दोस्तों पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, क्योंकि जो हमारी दामोदर नदी है झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल का शो कहते हैं, और उस पर परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। जरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, आप तो जानते ही हैं अपना जरिया, रानीगंज, बोकारो। और गोदावरी, ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमा पाए जाते हैं। गोदावरी महाराष्ट्र की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जो विलीन हो जाती है विशाखापट्टनम के नज़दीक अपने बंगाल की खाड़ी में। महानदी उड़ीसा में रहती है। सोन और वर्धा महाराष्ट्र में और सोन बिहार की है दोस्तों। ये भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, कोयले के जमाव पाए जाते हैं यहाँ। ये तो है दोस्तों ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। अगली है टर्शीरी कोयला क्षेत्र है, वो हमें मिलेगा उत्तर पूर्वी राज्यों, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में टर्शीरी कोयला क्षेत्र मिलेगा, जो 50 लाख वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। और ये स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है, और जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है। प्रयोग करेंगे भार घट जाएगा, क्योंकि ये राख में परिवर्तित हो जाता है। और इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्रह, जो दोस्तों भारी उद्योग है, ताप विद्युत ग्रह हैं, कोयला क्षेत्रों अथवा उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। ये मेन वजह। तो दोस्तों ये सवाल आपसे पूछ ले कि जो
कोयला है, कोयले पर आधारित उद्योग है, वो कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नज़दीक ही क्यों होता है? तो आपको बताना कि मेन वजह है कि कोयला भारी होता है। भारी होने की वजह से जब इसका परिवहन करेंगे तो दोस्तों महंगा पड़ेगा और आर्थिक रूप से सही नहीं होता है। इसी वजह से ये सारी क्रियाएं होती हैं। अगला है दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों से मिलेगा। भारत में तो कम ही होता है पेट्रोलियम, लेकिन फिर भी तो हमें ज़्यादातर आयात करना पड़ता है विदेशों से, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम है या खनिज तेल है। अब पेट्रोलियम या खनिज तेल क्या है? ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को सनेक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। दोस्तों कच्चा माल प्रदान करता है कई जगह ये। और क्या कह रहा है ये? तेल शोधनशालाएँ, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रासायन उद्योगों में भी एक नोडीय बिंदु का काम करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये तेल शोधनशालाएँ, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रासायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु के रूप में काम आता है पेट्रोलियम। और भारत के अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति है दोस्तों टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। दोस्तों टर्शियरी युग से बना ये देखिए, क्योंकि आसाम में मिलता कोयला अपने को पता ही है, तो आसाम में तो कोयला है वो भी टर्शियरी युग का है, तो पेट्रोलियम में ये भी टर्शियरी युग का है। वलन, अपनति और गुबंदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है और तेल धारक परत सरंध्र, चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है और जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती सरंध्र परतें तेल को ऊपर उठाने व नीचे रिसने से रोकती हैं। दोस्तों मध्यवर्ती सरंध्र परतें हैं तेल को ऊपर उठने से और नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र, असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि भ्रंश ट्रैप में मिलेगा। प्राकृतिक गैस हल्का होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। दोस्तों ये जो प्राकृतिक गैस होती है ये हमेशा खनिज तेल के ऊपर मिलेगी, क्योंकि ये हल्की होती है। ये लगभग ये साथ साथ मिलते हैं, प्राकृतिक गैस और ये अपना खनिज तेल है। खनिज तेल नीचे मिलेगा, प्राकृतिक गैस ऊपर मिलेगी, क्योंकि ये हल्की होती है। और भारत में मुंबई हाई, ये भारत के उत्पादक क्षेत्र देखते हैं दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ के, खनिज तेल के। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और आसाम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। एक तो मुंबई हाई है, ये दोस्तों समुद्र में मिलता है। ये गुजरात में भी अंकलेश्वर वगैरह ये तटवर्ती क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है। आसाम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। ये अपतटीय क्षेत्र दोस्तों ये मुंबई गुजरात वाला है, बेसिन ये भी गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर ये भी दोस्तों समुद्र के अंदर ही अपतटीय क्षेत्र है अंकलेश्वर भी। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने असम के अंदर तेल की खोज की थी। डिगबोई, नहर कटिया और मोरन होगरीजन इस राज्य की महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डिगबोई हो गया, नहर कटिया हो गया और मोरन होगरीजन है इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाया जाता है। पेट्रोलियम के साथ भी मिलता है कई बार अलग भी मिलता है और इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और वैसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दोस्तों प्राकृतिक गैस में बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित होता है और इस वजह से प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। पर्यावरण के अनुकूल मानने की मेन वजह जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है पर्यावरण को प्रदूषित करती है और इसीलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला दोस्तों, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन है जो डेल्टा बनाती है नदियाँ, और यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। और पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई, पश्चिमी तट है मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जब प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कहाँ से मिलेगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और 1700 किलोमीटर लंबी हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर यानी HVJ गैस पाइपलाइन कहाँ से शुरू होती है, मुंबई हाई और बसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक और विद्युत व अन्य क्षेत्रों से जोड़ती है। ये दोस्तों ऊपर एक मानचित्र रह गया था, वो हम देख लेते हैं। ये दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक मानचित्र है, और आपको देखना है कि कोयला क्षेत्र का ये सचिन है, ये नेवेली तमिलनाडु में है, यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है, और ये कोयले की खान है नेवेली की। ये दोस्तों सिंगरेनी है, ये भी सिंगरेनी कहाँ पड़ेगा दोस्तों, सिंगरेनी पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। सिंगरेनी के अंदर ये कोयले की खान है, और इस क्षेत्र में कोयला मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये कोयला क्षेत्र है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। ये देखो कुछ मध्य प्रदेश से शुरू होती है ये पट्टी, महाराष्ट्र में, और तुम्हारे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, और नीचे कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में ये पट्टी है। तलचर उड़ीसा में दोस्तों, ये भी कोयला क्षेत्र है, कोयले की खदान पाई जाती है। कोरबा है छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी कोयले की खदान है। और ये है सिंगरौली, सिंगरौली में दोस्तों, ये सिंगरौली पड़ता है तुम्हारे मध्य प्रदेश में, यहाँ भी कोयले की खदान है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंगरौली और सिंगरेनी ये अलग अलग है। सिंगरौली तो है मध्य प्रदेश में, और सिंगरेनी है अपने आंध्र प्रदेश में, ये अलग अलग हैं। बोकारो, रानीगंज, झरिया, ये दोस्तों ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कोयला मिलता है। छोटा नागपुर का पठार देखो ये सारा। और इसके अलावा आप देखते हैं ये जो टर्शीरी का कोयला है आसाम वगैरह क्षेत्र में, या मैकुम, डिगबोई, नैरकटिया, नजीरा, मोरन, शिवसागर और जेजी, यहाँ दोस्तों कोयला मिलता है। और इसके अलावा प्राकृतिक गैस मिलता है नैरकटिया, डिगबोई में। तो कोयला और ये प्राकृतिक गैस साथ साथ मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर। ये दोस्तों मुंबई हाई है, देखो यहाँ पेट्रोलियम मिलेगा। बसिन, यहाँ भी पेट्रोलियम मिलता है। ये अरब सागर है, देखो अब तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। और अभी दोस्तों ये पाइपलाइन यहाँ से जाती है, देखो हाजीरा है, हाजीरा देखो बसिन और मुंबई हाई के क्षेत्र हैं, यहाँ से शुरू होती है, गुजरात में पड़ता है ये। यहाँ से शुरू होके देखो यहाँ कलोल है, कलोल में भी एक पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ। हाजीरा से शुरू होकर अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात का क्षेत्र है, हाजीरा भी गुजरात के अंदर है, यहाँ पेट्रोल मिलेगा आपको। वडोदरा, कलोल, झाबुआ होते हुए फिर मध्य प्रदेश जाती है विजयपुर ये पाइपलाइन। और इसकी एक ब्रांच दोस्तों अंता आती है, अंता कहाँ है, 12 के अंदर है। और यहाँ देखो ये गैस यहाँ भी आती है अंता के अंदर, प्राकृतिक गैस। और सॉरी दोस्तों, प्राकृतिक गैस नहीं है, अंता के अंदर गैसीय पदार्थ, गैसीय संयंत्र तो है ये अपने क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम आता है, खनिज तेल यहाँ से निकलता है। ये HVJ पाइपलाइन है, खनिज की है, पेट्रोल गैस की नहीं है। और फिर ये औरैया जाता है, इसकी एक ब्रांच जाएगी जगदीशपुर, जगदीशपुर पड़ेगा यूपी के अंदर। और एक ब्रांच जाएगी शाहजहाँपुर, ये दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र है। आंवला, साहिबाबाद, बबरोला, गुड़गांव, दिल्ली, सोनीपत तक जाती है दूसरी ब्रांच। आपको ध्यान रखना है, जगदीशपुर जाती है एक ब्रांच। इसके अलावा दूसरी
सोनीपत तक जाती है, जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। सॉरी दोस्तों, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। HBJ प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मुंबई गुजरात वाला क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र, यहाँ प्राकृतिक गैस मिलती है, पेट्रोल के ऊपर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन है HBJ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरी भारत के उर्वरक विद्युत वाहिनियाँ। अब दोस्तों ये आपको एक मानचित्र बताते हैं। ये जो आणविक केंद्र है, ये चिन्ह तापीय ऊर्जा का, ये है तापीय केंद्र। तो आणविक केंद्र दोस्तों कम ही है, ज़्यादा है नहीं हिंदुस्तान में, आप जानते हैं। ये तुतीकोरिन तापीय ऊर्जा केंद्र। दोस्तों तापीय ऊर्जा के केंद्र क्या आएगा? तापीय ऊर्जा के केंद्र से मतलब है, यानी तापीय ऊर्जा से विद्युत बनती है और आणविक ऊर्जा से भी विद्युत बनेगी। जो तापीय ऊर्जा से विद्युत बनती है, आपको क्लियर करूँ, तापीय ऊर्जा से जो विद्युत बनती है वो बनाएंगे हम कोयले से बनाएंगे एक तो, ठीक है, और दूसरी बनाएंगे हम प्राकृतिक गैस से बनाएंगे, ठीक है, प्राकृतिक गैस। और तीसरा है दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ, और तीसरी है पेट्रोलियम पदार्थ। तो दोस्तों जो तापीय ऊर्जा है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले से बनती है, और आणविक ऊर्जा है वो अपने थोरियम और यूरेनियम से, इनसे विद्युत बनती है। अब ये तुतीकोरिन तापीय ऊर्जा है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ, जो आणविक ऊर्जा केंद्र है भारत में 6 ही है। ये कलपक्कम है तमिलनाडु में, आणविक ऊर्जा का केंद्र है, ठीक है। केगा कर्नाटक में आणविक ऊर्जा का केंद्र है, और तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहले केंद्र बना था, अपने आणविक ऊर्जा का केंद्र बना है। और उसके बाद दोस्तों एक अपना काकरापार है, काकरापार आप गुजरात में पड़ेगा, यह आणविक ऊर्जा का केंद्र है। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये आणविक ऊर्जा का केंद्र है। और एक दोस्तों और है अपन नरोरा यूपी में पड़ता, दिल्ली के पास, ये एक आणविक ऊर्जा का केंद्र है। बाकी जितने भी केंद्र है दोस्तों ये तापीय ऊर्जा के केंद्र है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दिल्ली के अंदर तापीय ऊर्जा का केंद्र है, फरीदाबाद में है, दिल्ली के पास फरीदाबाद है। ये तुम्हारा हरदुआगंज है, ये नरोरा के पास है, ये तापीय ऊर्जा का केंद्र है। बनकी है, बनकी में भी तापीय ऊर्जा का केंद्र है। ये नामरूप आसाम, बोगाईगांव आसाम, ये तापीय ऊर्जा के केंद्र है, क्योंकि नामरूप और बोगाईगांव में क्या है, आपको पेट्रोलियम पदार्थ मिलेंगे, तो पेट्रोल से बनती है तापीय ऊर्जा। अगला दोस्तों बरौनी कहाँ, बिहार के अंदर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो संथालडी है कोलकाता, चंद्रपुरा, तलचर उड़ीसा के अंदर। और जो रेंद है, रेंद यूपी के अंदर है, बिल्कुल बॉर्डर पे है दोस्तों। परीक्षा यूपी के अंदर। सिंगरौली कहाँ आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, ये तापीय ऊर्जा के अंदर है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में, देखो अमरकंटक, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। कोरबा छत्तीसगढ़, सतपुड़ा महाराष्ट्र। गांधीनगर, साबरमती, दुर्वरन अहमदाबाद और वानकवाड़ी, ये हैं गुजरात के तापीय ऊर्जा के केंद्र हैं। और उकई भी गुजरात का है, काकरापार के जस्ट पास के अंदर है, जो आणविक ऊर्जा के केंद्र है। और ट्राम्बे और उरण, नासिक, भुसावल और परली, ये महाराष्ट्र के हैं दोस्तों, तापीय ऊर्जा के केंद्र हैं। और नीचे रह गया रामागुंडम कहाँ पड़ेगा दोस्तों, रामागुंडम पड़ेगा तुम्हारा, अब दोस्तों तेलंगाना हो गया, सॉरी, तेलंगाना में है रामागुंडम, पहले आंध्र में था। और कोट्टागुड्डम, ये भी तेलंगाना में, विजयवाड़ा आंध्रा में हो गया। केगा पढ़ लिया अपन ने। इन्नौर है तमिलनाडु में है, नेवेली तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में,
ये दोस्तों तापीय ऊर्जा के केंद्र हैं और कुछ हमने आणविक ऊर्जा के केंद्र पढ़े हैं। तो चालू रखना दोस्तों। और ये HBJ है, ये क्या करती है, औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है और एक धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ये दोस्तों एक ही सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। यानी ऊर्जा उद्योग और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। अब दोस्तों पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। विद्युत क्या है? विद्युत आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। दोस्तों विद्युत अपन दो प्रकार से मुख्य रूप से उत्पन्न करेंगे, वैसे तो कई प्रकार हैं। एक है प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, पहला तो। और अगला है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टर्बाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। और एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। दोस्तों इसके अलावा ये दो प्रकार बताएं। इसके अलावा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कई है। अगला कह रहा है क्रियाकलाप, कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए और इन नदियों पर बने बांधों का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, महानदी परियोजना, ये सारी। भाखड़ा नांगल तो सतलज नदी पर है और महानदी तो महानदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ये कह रहा अगला, तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। दोस्तों भारत के अंदर अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगी। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा की है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कौपिली हाइडल परियोजना दोस्तों ये आसाम की, आपको ध्यान रखना है। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। तो ताप विद्युत किससे उत्पन्न करेंगे? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। और ताप विद्युत ग्रह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। ताप विद्युत ग्रह किससे करेंगे? अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करेंगे। अपने राज्य के ताप विद्युत ग्रह की जानकारी एकत्र कीजिए और उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखिए। तो दोस्तों आप अपने राज्य में जो भी आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो आपको मानचित्र में बताया था, वहाँ से आप करके कमेंट बॉक्स में लिख दें। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों और इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं और इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। और इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है और ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो भारत है धूप, जल और जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत किस में समृद्ध है? धूप में, जल में और जीवभार साधनों में समृद्ध है। और भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहद कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम परमाणु ऊर्जा के बारे में। जो परमाणु ऊर्जा के 6 केंद्र हैं हमने देखे थे मानचित्र में। ये पृथ्वी के मानचित्र पर भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएं और उनके राज्यों के नाम ज्ञात करें जिनमें अवस्थित हैं। तो मैंने आपको अभी जस्ट मानचित्र में बताया है, आप इनको जान गए होंगे दोस्तों। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना
को बदलने से प्राप्त होती है। ये दोस्तों जो अणु की संरचना बदलेंगे तो उससे ये परमाणु या आणविक ऊर्जा मिलेगी हमें। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है। ऐसा करेंगे तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होगी और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड में मिलता है दोस्तों, दोनों यूरेनियम और थोरियम झारखंड में मिलता है, कुछ केरल में मिलेगा मोनाजाइट बालू से, और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ भी आपको यूरेनियम और थोरियम अच्छी खासी मात्रा मिलता है का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि जो कहाँ से मिलता है थोरियम, मोनाजाइट रेत से मिलता है। इसके अलावा झारखंड में मिलता है और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में। विशेष रूप से राजस्थान में दोस्तों उदयपुर के अंदर एक भूमरा जगह है, वहाँ से यूरेनियम के भंडार होने की संभावना बताई गई है। अब पढ़ेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है और फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा, दोस्तों कौन सी बत्ती है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ये जो फोटोवोल्टाइक बत्ती है, कांच लगे होते हैं बड़े बड़े, उससे क्या करेंगे, धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देंगे। और भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है और कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं और ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। तो दोस्तों काफ़ी फायदेमंद ये सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण है। ये देखो कांच लगा सौर का और दूध का परीक्षण होता है इलेक्ट्रॉनिक है। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करें। दोस्तों आप जानकारी एकत्र करें, इसके कमेंट बॉक्स में लिखें कहाँ कहाँ मिलता है संपूर्ण भारत में। अगला है दोस्तों पवन ऊर्जा। और भारत में जो पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है और भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। ये दोस्तों पवन ऊर्जा की पेटी मिलती है भारत में तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक मिलती है, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु है तटवर्ती क्षेत्र है और तटवर्ती क्षेत्र होने की वजह से यहाँ मतलब हवा तेज़ चलती है, तेज़ हवा से फिर अपन पंखे आराम से चलेंगे, ये पंखे है जो, और अपन पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। देखिए दोस्तों सारे राज्य हैं, ये तटवर्ती राज्य हैं, इस वजह से ज़्यादा हवा तेज़ चलती है और यहाँ पवन ऊर्जा के फार्म विकसित हुए। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। जैसलमेर तो राजस्थान में है क्योंकि ये दौरों पर है और वहाँ भी बहुत अच्छी पवन चलती है। और नागरकोइल जानते हो आप तमिलनाडु में है, ऊपर पड़ा मदुरई, ये भी तमिलनाडु में, यहाँ भी पवन ऊर्जा के फार्म। अब दोस्तों पवन चक्की नागरकोइल का चित्र ये है तमिलनाडु का। इस तरह बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं दोस्तों, ये घूमते रहते हैं जोर जोर से और उससे अपन विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब पढ़ेंगे हम बायोगैस के बारे में। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है और जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है और जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों बायोगैस काफ़ी महत्वपूर्ण होती है घरेलू उपयोग के लिए। और बायोगैस संयंत्र कैसे बनाते हैं दोस्तों, नगर पालिका, सहकारिता व निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। गाँव के अंदर पशु को होते हैं तो उनसे गोबर होता है और उससे गोबर गैस प्लांट बनाते हैं और ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा है उन्नत प्रकार
कि उर्वरक के रूप में भी लाभान्वित करता है, क्योंकि ऊर्जा तो मिलेगी इससे, और जो इससे जो अपशिष्ट होता है उससे उन्नत प्रकार का उर्वरक मिलता है। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने का सबसे दक्ष है, और यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ डालेंगे इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, और उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को भी ये रोकता है। ये दोस्तों बायोगैस संयंत्र इस प्रकार होते हैं, ये बड़े बड़े कुंड लगे होते हैं, इसके अंदर डालो बायोगैस संयंत्र। अगला दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है। ज्वार जहाँ उत्पन्न होते हैं, ज्वार तो कहाँ होंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में होंगे, तो वहाँ दोस्तों ये बढ़ती है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार ऊपर उठने से महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं, और उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। तो दोस्तों ये पानी को ज्वार से क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, और बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। और जब इसको बहाएंगे पानी को वापस नीचे टरबाइन लगा देंगे और उससे विद्युत बनेगी, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की आदर्श दशाएं उपस्थित है। ये दोस्तों गुजरात की खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट, इसके अलावा बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के गंगा नदी के डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहाँ भी ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं हैं। दोस्तों गुजरात में तो इसके संयंत्र भी है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ये दोस्तों जो दो जगह केंद्र हैं भारत में, एक तो है हिमाचल का मणिकर्ण, भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है मणिकर्ण, और दूसरा है दोस्तों लद्दाख के अंदर है, लद्दाख के अंदर है पुरगा घाटी। ये दो जगह के अंदर है भूतापीय ऊर्जा के। भूतापीय ऊर्जा अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी तरंग से तप्त होती जाती है, और जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों में भी अधिक तापमान पाया जाता है, और ऐसे क्षेत्र में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है, और ये इतना तप्त होता है कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उड़ता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी भाप का उपयोग दोस्तों फिर कुआं खोदते हैं ऐसे क्षेत्रों में, और जो भाप आती है भाप से टरबाइन चलाते हैं और विद्युत उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते हैं। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं और जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इन जो गर्म पानी के झरने हैं उससे विद्युत बनाएंगे, उसकी सहायता से खोद गए बोरवेल करके फिर उसके अंदर भाप से करते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश से मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के नज़दीक पार्वती घाटी के अंदर मणिकर्ण है, और दूसरी लद्दाख के अंदर पूगा घाटी है। दोस्तों दो जगह हैं, पार्वती घाटी में मणिकर्ण और पूगा घाटी लद्दाख। अब है दोस्तों ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी, और फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का
उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी जितने भी प्रकार है ऊर्जा के वो सारे बढ़ रहे हैं। और इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा है नहीं भारत के अंदर। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों में न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। और उदाहरण के लिए एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, यानी दोस्तों जितना हम बचत करेंगे ऊर्जा का, आने वाली पीढ़ियां आराम से उपभोग करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा बहुत लंबा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपरदन से बनता है? अपक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों से कौन सा बनेगा? तो दोस्तों बॉक्साइट बनता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों कोडरमा से अभ्रक मिलता है। झारखंड के कोडरमा से निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों से खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो दोस्तों ये कौन सा, किस चट्टान के स्तरों से खनिजों का निक्षेपण होता है और संचयन होता है? तो दोस्तों ये होती है अपने तलछटी चट्टानें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम होगा दोस्तों, केरल के अंदर मोनाजाइट बालू से मिलेगा। अगला कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए और निम्नलिखित में से अंतर 30 शब्दों से अधिक नहीं हो। तो दो लौह धातु और अलोह खनिज हमने पढ़े थे, यानी ऐसे खनिज जिसके अंदर लौह अंश की मात्रा होती है वो लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, कोबाल्ट, और हमने पढ़ा था मैग्नीज, ये तो लौह अयस्क है। और अलोह खनिज जिसके अंदर लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती वो अलोह धातु कहलाती है। जैसे तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारे अलोह खनिज है। सोना चांदी हो गया। अगला परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन, यानी ऐसे ऊर्जा साधन जिनका पुराने समय से प्रयोग हो रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये परंपरागत ऊर्जा साधन है। और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में जो नवीन ऊर्जा के साधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। अगला है दोस्तों खनिज क्या है? तो खनिज किसे कहते हैं? कि खनिज जो हमारे अयस्क होते हैं वो अयस्क से इनकी निश्चित मात्रा होती खनिजों की, और खनिज लाखों सालों से चट्टानों के संपीड़न और वनस्पति जीव जंतुओं के दबने से बनते हैं, वो खनिज कहलाते हैं और ये अयस्क से प्राप्त होते हैं। आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में परतों के रूप में खनिजों का निर्माण होता है। और आग्नेय और जो कायांतिक चट्टानें होती हैं इसमें जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ऐसे खनिज मिलते हैं दोस्तों। लौह अयस्क हो गया। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? दोस्तों हमने बहुत डीपली पढ़ा है, आप खुद कर लें। भारत में कोयले का वितरण आप ऊपर पढ़ लें। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? ये दोस्तों अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो आप खुद कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक खनिज और ऊर्जा संसाधन पूर्ण होता है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।